में हमने देखा, हमने जाना कि द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती है। आइए बारी बारी से उनके विषय में अब डिटेल में स्टडी करते हैं। हाँ, कौन कौन सी अवस्थाएं होती थी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस को सॉलिड कहा जाता था और द्रव को क्या कहा जाता है? लिक्विड, है ना। और गैस को हम लोग गैस ही कहते हैं, है ना। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले ठोस के बारे में, है ना। ठोस जो होता है उसका आकार और आयतन, ठोस का आकार और आयतन दोनों का दोनों निश्चित होता है। कोई भी ठोस पदार्थ है उसका आकार भी निश्चित होगा और उसका आयतन भी निश्चित होगा। जब द्रव की हम बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, तो उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, सिर्फ फिक्स्ड उसका नहीं होता है। जब गैस की बात करते हैं तो गैस में हम पाते हैं गैस का तो ना आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है, ना ही उसका आकार निश्चित होता है, ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। तो चलिए ये बात क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे ठोस में। ठोस का जो होता है अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक दूरी क्या होती है? अंतर आणविक दूरी को इंग्लिश में हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। वो किस तरीके का स्पेस था, है ना। तो हमने कल पढ़ा था जो मैटर होता है वो छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और उन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी होती थी उसी को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता था, है ना। हिंदी में समझे तो इसको जो भी दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, पदार्थ है उस पदार्थ में अणु होता है और उसके अणुओं के बीच की जो दूरी होगी उसको अंतर आणविक दूरी कही जाएगी। तो ठोस जो है, जो सॉलिड है, उसके भी दो अणुओं के बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो दूरी होती है उसको अंतर आणविक दूरी कहते हैं। तो वो जो अंतर आणविक दूरी होती है वो ठोस में सबसे कम होती है। सबसे कम मतलब द्रव और गैस की अपेक्षा कम होती है। द्रव में क्या होता है? मिडिल होता है, ये बीच में है भी। और ये क्या होता है कि अंतर आणविक दूरी जो होगी ना वो ठोस से क्या होगी? अधिक होगी और गैस से कम होगी। अंतर आणविक दूरी जो है द्रव का यानी लिक्विड का, है ना, वो क्या होगा? गैस से कम होगा और ठोस से अधिक होगा। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन लिक्विड इज ग्रेटर देन द सॉलिड एंड स्मॉलर देन द गैस। अब गैस की बात करें तो गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है? दोनों से अधिक होता है। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, यानी अंतर आणविक बल पे। अंतर आणविक बल को जब तीनों अवस्थाओं के सापेक्ष रख करके देखा जाएगा तो हम पाएंगे कि ठोस का जो अंतर आणविक बल होता है, अंतर आणविक बल क्या होता था? जिस तरीके से अंतर आणविक दूरी था दो अणुओं के बीच की दूरी, उसी तरीके से अंतर आणविक बल क्या होता है? दो अणुओं के बीच का लगने वाला बल, और ये बल आकर्षण का बल होता है। ठीक है, तो अंतर आणविक बल जो है, ठीक है, ये जो बल होता है इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंग्लिश में कहते हैं। द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ठोस का जो अंतर आणविक बल होता है वो अधिक होता है, अधिक द्रव और गैस की अपेक्षा, लिक्विड एंड गैस के हाँ सापेक्ष जब हम देखते हैं, उसके अंतर्गत जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सॉलिड का जो है अंतर आणविक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होगा और द्रव का जो अंतर आणविक बल होता है वो ठोस से तो कम होता है लेकिन गैस से अधिक होता है। द्रव का अंतर आणविक बल ठोस से कम तथा गैस से अधिक होता है और गैस का अंतर आणविक बल सबसे कम होता है। यही कारण है कि गैस के जो अणु होते हैं वो सबसे अधिक गतिशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो अणु होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को कम आकर्षित करके, कम खींच करके रखते हैं, इसलिए उनके अणु सबसे अधिक गतिशील होते हैं। और द्रव के जो अणु होते हैं, जाहिर सी बात है कि इनका जो है थोड़ा सा इसके अपेक्षा, गैस के अपेक्षा इनका अंतर आणविक बल अधिक होता है, तो इसके जो अणु होंगे वो कम गतिशील होंगे और ठोस के अणु अधिक गतिशील होंगे। तो ये हमने जाना ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं के बारे में। अब हम लोग प्लाज्मा अवस्था और गॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं के विषय में जानकारी इकट्ठा की, जानकारी ली। अब हम पढ़ते हैं द्रव्य की चौथी और पांचवी अवस्था के विषय में, ठीक है, बारे में और जानकारी लेते हैं। प्लाज्मा है चौथा अवस्था, क्या है? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था कैसे होता है? हाँ, ये अवस्थाएं कौन सी अवस्थाएं होती है?
तो जब कोई भी आयनीकृत गैस होता है, आयनीकृत गैस की अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा की अवस्था होती है। अब ये आयनीकृत गैस क्या होती है, ये आयनीकृत क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। इसको इंग्लिश में हाँ आयोनाइज्ड कहा जाता है। हाँ आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड है ना। ये कैसे होता है, आप जब क्या करेंगे, आप क्या कीजिए, किसी भी हाँ ठोस को ले लीजिए, है ना, एक बीकर लीजिए और उसमें क्या कीजिए, है ना, एक ठोस ठोस पदार्थ जब भी जानते हैं, जब हम ये सारे टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो ठोस में सामान्यतः बर्फ को ही लिया जाता है। ऐसे आप कोई भी ठोस ले सकते हैं, है ना, लेकिन बर्फ आसान रहता है थोड़ा सा, उसका चूंकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, द्रवणांक जो होता है वो कम होता है, तो हमारे इसके लिए ज्यादा उसमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप क्या कीजिए, इस बर्फ को ले लीजिए, ये ठोस अवस्था में है, और इसको क्या कीजिए, ऊपर से कवर करके ढक दीजिए कि बाहर इसमें से उष्मा जो दी जा रही है वो इसमें से बाहर नहीं निकले। और नीचे से इसको क्या कीजिए, उष्मा दीजिए, नीचे से इसको उष्मा दीजिए। नीचे से जब इसको उष्मा दी जाएगी, इसको उष्मा प्रदान की जाएगी, तो ये जो है ठोस जो है, ठोस को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठोस को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठोस को जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये किसमें बदल जाएगा, हाँ ये बदल जाएगा हमारा द्रव में, ठीक है। और द्रव को जब हम गर्म करेंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, गैस में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं क्या, अभी हम इसके बाद जस्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि क्या जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनको बदला जा सकता है क्या, ठोस को द्रव में बदला जा सकता है क्या, उसमें पूरी जानकारी लेंगे। ऐसे आपको बता दे, जो कोई भी ठोस है, द्रव है या गैस है, ये है तो सारे द्रव्य हैं, और जो द्रव्य होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणुओं को जब अणुओं के बीच क्या होता है, अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस, जब गर्म करते हैं तो जो अंतराण्विक दूरी होती है ना, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ठोस के जो अणु होंगे वो पहले इस अवस्था में होंगे, बहुत कम कम दूरी पर होंगे, लेकिन जैसे उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके अणु जो होंगे ना, उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, द्रव बन जाएगा। इसके बाद फिर उसको और जब हम गर्म करेंगे तो उनके अणुओं के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा ज्यादा दूर पर उनके अणु चले जाएंगे, है ना, गैस में वो किसमें, गैस में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाँ उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, अंतराण्विक जो बल होता है ना, जब गर्म करते हैं तो अंतराण्विक बल कमजोर पड़ जाता है, इसलिए जो ठोस है ना, वो द्रव में बदल जाता है, क्योंकि उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और द्रव जो होता है वो गैस में बदल जाता है, क्यों, जब उसको गर्म किया गया तो उसका अंतराण्विक बल कम हो गया, बल कम हो जाने से अंतराण्विक दूरी बढ़ने लगी, और जैसे ही दूरी बढ़ी तो द्रव किस में बदल गया, गैस में बदल गया। तो जैसे ही इसको गर्म किया जाएगा, ये बर्फ है, इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म करने के बाद से किस में बदल जाएगा, धीरे 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 मेल्ट करके द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। द्रव में बदलने के बाद से फिर ये किस में बदल जाएगा, है ना, ये गैस में बदल जाएगा। यहाँ पर ये गैस के रूप में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हम इसको गर्म करना बंद नहीं किए, अभी भी इसको हीट कर रहे हैं, इसको उष्मा प्रदान कर रहे हैं, इसको गैस को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब आप जानते होंगे, पीछे क्लास में पढ़े होंगे, जो गैस होता है उसमें क्या होता है, अणु। गैस के अंदर क्या होता है, गैस के अंदर, है ना, गैस का कोई भी द्रव्य है उसके अंदर क्या होता है, अणु पाए जाते हैं, ठीक है, अणु पाए जाते हैं। और अणु के अंदर क्या होता है, अणु परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और परमाणु में आपको जब आप 11th क्लास में है तो आपको इतनी तो जानकारी होगी कि जो परमाणु होते हैं, है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर बाहर चक्कर लगा रहे होता है। और प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित। और दोनों का जो आपके परमाणु जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर पाई जाती है। इसी कारण वो क्या होता है, उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी न्यूट्रल रहते हैं, उनपे कोई आवेश नहीं रहता। लेकिन जब इनको गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कि हीट किया जाएगा। हीट यानी, हीट क्या है, हीट ये भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है ना, ऊर्जा का फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम पढ़ते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, यानी ये क्या है, हाँ उष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है, उष्मा और ये ऊर्जा, ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है ना।
तो जैसे ही इसको उष्मा दी जाएगी, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही उष्मा मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस परमाणु से बाहर निकल जाएगा। इसके परमाणु से बाहर जैसे निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। कब, जब इसको गर्म किया जाएगा, गर्म करने पर। गर्म कर जैसे करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएगा, और बाहर इसमें इसके अंदर क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। अब ये परमाणु जो उदासीन थे, अब ये क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। ठीक है, अब आयन बन जाएंगे। अब इस पे जो ये परमाणु थे उन पे धन आयन हो गया, और इलेक्ट्रॉन तो उससे बाहर ही है। तो ये अब ये जो है, अब ये जो गैस होंगे, गैस के परमाणु आयोनाइज हो गए, आयनीकृत हो गए, और इसी अवस्था को प्लाज्मा की अवस्था कही जाती है। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान देना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तो प्लाज्मा अवस्था आपको समझ में आ गया। और जहां पर भी जो है बहुत, जहां पर उष्मा, आपने देखा इसमें कि हमको बहुत सारा उष्मा देना पड़ा। ठोस था, उसको उष्मा दिए तो द्रव में बना, द्रव को फिर उष्मा दिए यानी हीट किए तो गैस में बना, और गैस को बहुत ज्यादा उष्मा दिए यानी गैस को और गर्म किए, है ना। गैस को क्या किए, गर्म जैसे ही किए, गैस को हम जब और गर्म करते हैं, ठीक है, गैस को जब हम और गर्म करते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, ये आयन बन जाता है। ठीक है, गैस के परमाणु जो होते हैं वो आयन बन जाते हैं। ठीक है, अब यही आयन, अब ये गैस आयनाइड होगा, आयनाइड होकर के क्या बन जाते हैं, हाँ, प्लाज्मा का रूप ले लेते हैं। क्या बन जाते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा का रूप ले लेते हैं। ठीक है ना, आयन बन करके ये आयन बन जाता है, और आयन यही आयनाइड जो गैस है ये क्या बन जाएगा, आपका ठोस द्रव गैस, गैस, और उसको और गर्म किया गया तो प्लाज्मा बन गया। तो इसमें हीट की काफी आवश्यकता पड़ती है, हीट का अहम योगदान है। तो जहां जहां जो पदार्थ बहुत अधिक गर्म है वो सारे प्लाज्मा अवस्था में है। हमारे सबसे ग्रह के नजदीक, सबसे नजदीक एक तारा है सूर्य, जिसको सूर्य, अब ये जो सूर्य तारा है आप देखते हैं काफी गर्म है, उसके आसपास काफी गर्मी रहती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो गैसें होंगी, जो हीलियम वगैरह जो गैसें हैं, वो किस अवस्था में होंगे, जाहिर सी बात है कि प्लाज्मा की अवस्था में होगा। सूर्य प्लाज्मा, जो भी तारे हैं ब्रह्मांड में, जितने भी तारे उपस्थित हैं, सारे के सारे प्लाज्मा अवस्था में उपस्थित हैं। ठीक है, और प्लाज्मा में क्या होता है, आप जो बल्ब वगैरह देखे होंगे, बहुत सारी फैंसी लाइटें आती हैं जो प्लाज्मा लाइट होती है, हाँ, उसमें भी क्या होता है ना, वो उसमें भी क्या होता है, जो गैस होता है आयनाइड होता है। जैसे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जाता है, आपको एक बात और ध्यान देना होगा, जैसे ही ये आयनाइड हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इनको इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको, अगर यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जहां आया करंट वहां फ्लो करेगा। ठीक है, कोई भी सुचालक होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर है, जो जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत का सुचालक है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सुचालक नहीं होगा, है ना। तो जब बिजली वगैरह भी कड़कती है ना, तो वहां पर भी, हाँ, विद्युत का वो भी क्या हो जाता है, सुचालक। वहां पर भी क्या होता है, ये प्लाज्मा वाला ही, यही वहां पर भी जो बादल होते हैं ना, वो क्या आयोनाइज हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बादल आयोनाइज होते हैं। जो बादल होते हैं, ठीक है, बादल क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए एक बादल है, ठीक है। अब बादल क्या होता है, जनरली जब बारिश की बूंदे आपस में टकराती है ना, तो बारिश की बूंदे क्या होती है आपस में, जैसे उनका सरफेस यानी उनका सतह जब आपस में रगड़ाता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण वो आवेशित हो जाते हैं। अब आवेशित होंगे तो क्या होगा, जैसे ये बादल है, अब मान लीजिए इसमें सारा प्लस वाला एक तरफ हो गया और सारा माइनस वाला एक तरफ हो जाता है। अब इसके पास कोई भी अनावेशित जब बादल इसके पास आएंगे, है ना, तो वो क्या करेगा, उस अनावेशित बादल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा ज्यादा। ठीक है, उस अनावेशित बादल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है।
तो जाहिर सी बात है ये ऋण आवेशित है यानी माइनस चार्ज है, तो इसके तरफ प्लस वाले अट्रैक्ट हो जाएंगे और माइनस वाले इसके बाहर आ जाएंगे, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, बाहर हो जाएगा तो ये भी क्या हो गया, आपका बादल आवेशित हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, अब फिर देखिए यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आया तो विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होने लगी और विद्युत धारा वही बिजली हमको कड़कते हुए चमकते हुए दिखाई पड़ती है। तो ये था आपका प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा क्या होता है, कोई भी आयनीकृत गैस हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो ब्रह्मांड में जो 99% जो है या उससे अधिक जो पदार्थ है वो प्लाज्मा की अवस्था में ही पाई जाती है। ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, धरती की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मांड में मैक्सिमम, ठीक है। अब चलिए ये बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में जानते हैं। इसमें क्या किए थे हम ना, गर्म किए थे, गैस को भी बहुत ज्यादा गर्म किए थे। लेकिन इसमें क्या करना है, आप तनु गैस ले लीजिए। तनु गैस का मतलब क्या हो, ऐसा गैस जिसकी डेंसिटी कम हो, लो डेंसिटी वाला गैस ले लीजिए जिसका घनत्व तो क्या कम हो, उसको तनु गैस कहा जाएगा। उसको परम शून्य यानी लगभग माने बहुत ज्यादा उसको ठंडा कीजिए। अधिक ठंडा करेंगे तो हमको जो एक अवस्था मिलेगी वो अवस्था ही बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होगी। और इसके विषय में बॉस ने बताया था, आइंस्टीन ने भी इसके ऊपर और जाकर के रिसर्च किया, तो बहुत सारी बातें जानने के लिए आई। लेकिन अभी सिर्फ यही जानिए आप कि जो भी लो डेंसिटी वाली जो गैस होती है उनको जब बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। और कोई भी गैस है अगर उसको बहुत ज्यादा गर्म करता है तो वो बन जाती है प्लाज्मा अवस्था, वो आयनाइज होकर के प्लाज्मा बन जाती है।